हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज, उसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप कंडक्टर्स से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान पाएंगे। सो ध्यान से इस टॉपिक को समझें। मैं एक आर्बिट्रेरी कंडक्टर का एग्जांपल लेके इस डिस्कशन को स्टार्ट कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक आर्बिट्रेरी कंडक्टर है जिसके शेप को लेकर के हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम इसे एक आर्बिट्रेरी शेप में कंसिडर कर रहे हैं ताकि जो डिस्कशन हम करें वो किसी भी ज्योमेट्री के कंडक्टर पर एप्लीकेबल हो। एक बात पर ध्यान दें, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना होगा कि सबस्टेंसेस को किस आधार पर कंडक्टर्स और डिफरेंट नेमिंग्स में डिवाइड किया गया है। सो आप क्लियरली समझें कि अगर हम किसी सबस्टेंस को उसमें कंडक्शन के बेस पे यानी करंट फ्लोइंग बिहेवियर के बेस पे या ये कह लें कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे डिवाइड करें पार्ट्स में, तो सबस्टेंसेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, वो तीन नाम हैं जिसमें हम सबस्टेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर क्लियरली समझें कि इंसुलेटर्स वे सबस्टेंसेस हैं जिनके लास्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, यानी आप उन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। वो अवेलेबल नहीं होते हैं कंडक्शन के लिए और यही वजह है कि इंसुलेटर्स कंडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कंडक्शन नहीं कर पाते हैं, आप ऐसे समझ लें। वही दूसरी ओर सेमीकंडक्टर्स ऐसे सबस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है जो नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में, स्पेसिफिक कंडीशन टेम्परेचर इंक्रीमेंट भी हो सकता है और किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस की डूपिंग को भी एक्सटर्नल कंडीशन कहा जा सकता है। सो इन चेंजेस के बाद जो सब्सटेंसेस इंसुलेटर से कंडक्टर की तरफ बढ़ते हैं, हम उन्हें सेमीकंडक्टर के नाम से डिवाइड करते हैं। तीसरी कैटेगरी जिस पर आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, कंडक्टर्स, उसे आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से कि वो सब्सटेंसेस कंडक्टर्स कहे जा रहे हैं जिनके लास्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मोबाइल हैं, मूवेबल हैं और ये कंडक्शन की प्रोसेस में यानी करंट फ्लोइंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जिन सबस्टेंसेस के पास अवेलेबल हैं लास्ट सेल में, उन्हें हम कंडक्टर्स के नाम से डिफाइन कर रहे हैं, जबकि इंसुलेटर्स हम उन्हें बोल रहे हैं जिनके पास लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं। सो इस तरह से सबस्टेंसेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसी डेफिनेशंस इन तीनों की सामने आई है उससे ये क्लियर समझ में आता है कि कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन मूवेबल हैं, वो मूव कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो उन्हीं कंडक्टर्स के नेचर को आज हमें डिस्कस करना है। आप ध्यान से समझें। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर मैं इसे एक कंडक्टर मानूं, आप इसे कंडक्टर की बाउंड्री और इसे उसका बल्क समझ सकते हैं। सो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कंडक्टर के बारे में याद रखें, इसे एक प्रॉपर्टी के रूप में याद रखें। कंडक्टर की यह प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर अपने बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हर पोजीशन पर जीरो बनाए रखता है। It means everywhere inside the conductor, the value of electric field is zero always. ये कंडीशन मैं अप्लाई कर रहा हूं सभी केसेस में। एक बात पर बस आप ध्यान दें कि जितना भी डिस्कशन हम अभी कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज स्टैटिक केस के लिए बताई जा रही हैं। करंट कैरिंग वायर में ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि हम जानते हैं करंट कैरिंग केसेस में कंडक्टर के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप रहता है। सो करंट कैरिंग केसेस को अलग करें, हम केवल स्टैटिक कंडीशंस को कवर अप कर रहे हैं। सो किसी भी स्टैटिक केस में किसी कंडक्टर के बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो रहता है। यह कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी मानी जा सकती है। मैं इसे शॉर्टकट में ई
मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 कह के डिफाइन कर रहा हूं। एवरीवेयर इन द बल्क ऑफ कंडक्टर। सो इस कंडीशन को आप कंडक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी समझें और आप समझें कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार एक कंडक्टर का बल्क इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रहता है। यहां पर आप ध्यान से समझें कि अगर आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी कर देंगे तो भी मैं ये कंडीशन कह रहा हूं। आप समझें कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलने वाले फोर्सेस के कारण इस कंडक्टर में चार्ज अपने को रीअरेंज करेगा। आप समझ सकते हैं कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन से शिफ्ट होंगे और क्लियरली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिसमें इस कंडक्टर के बल्क को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री होने का मौका मिल सकेगा। यहां पर क्लियरली समझें कि एक न्यूट्रल कंडक्टर अगर रखा हुआ है किसी पोजीशन में तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इक्वल अमाउंट होने के कारण किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम नहीं करेंगे, ना अंदर करेंगे ना बाहर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करते ही इस पूरे मेटालिक कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते ही इसके अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ना आने देने के लिए यह कंडक्टर अपने को रीअरेंज करेगा। सो क्योंकि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल हैं तो उस कंडीशन के बेस पे कंडक्टर अपने बल्क को इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री कर सकता है। एक बात पे और ध्यान दें कि हम लगातार ये बात बता रहे हैं कि हम स्टैटिक केस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसके बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसमें बैठे चार्ज कैरियर्स को जो कि मूवेबल हैं मोशन मिलेगा, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करेंगे और तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक स्टैटिक कंडीशन ना आ जाए, जब तक सभी एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन को अचीव ना कर ले। सो क्लियरली उस केस में भी हम ये समझ सकते हैं कि कंडक्टर अपने को ऐसे रीअरेंज कर लेगा जिससे इसके अंदर का रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री हो जाए। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी के रूप में इस फैक्ट को आप याद रखें कि एक कंडक्टर का बल्क इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होता है। उसके न्यूट्रल केस में अगर कुछ चार्ज प्रोवाइड कर दे उस केस में भी, और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रख दिया जाए तो उस कंडीशन में भी एक कंडक्टर का बल्क हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री होता है। सो इसे आप सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के रूप में समझें, क्योंकि और सभी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको इस कंडीशन को समझना होगा। दूसरे फैक्ट की तरफ आए। दूसरे फैक्ट में हम डिस्कस करेंगे इस बात पर कि किसी कंडक्टर के सरफेस पर, चूंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टर का इनसाइड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होता है, कंडक्टर का बल्क इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होता है। सो आउटसाइड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस किया जा सकता है। मान लीजिए किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज प्रोवाइड किया गया है। हम ये जानते हैं कि चाहे आप चार्ज प्रोवाइड करें, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या न्यूट्रल कंडीशन में बात करें, इनसाइड रीजन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रहे। लेकिन आउटसाइड रीजन पर हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। सो चार्ज देते ही ये कंडक्टर अपने आउटसाइड रीजन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 समझे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पोजीशन पर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब आप क्लियरली समझें। यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर बताया जा रहा है उस पॉइंट पर जो कि इस सरफेस से क्लोजेस्ट है, यानी कि इस सरफेस से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। अब ध्यान दें कि सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी हम कह सकते हैं कि ये लाइंस एरियल वेक्टर के पैरेलल है। ये लाइंस एरियल वेक्टर के पैरेलल है। तो इस फैक्ट को आप इस बात से क्लियरली समझ सकते हैं कि हम स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं और ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना लेता है, मान लीजिए इस एंगल को मैं थीटा डिफाइन कर रहा हूं, सो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को नॉर्मल की डायरेक्शन से थीटा डिग्री पे कंसीडर करते हुए अगर हम इसके दो कंपोनेंट बनाएं तो वो कंपोनेंट ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा होने चाहिए। ई साइन थीटा को टेंजेंट के अलोंग बनाना होगा मुझे,
और अब ध्यान दें कि अगर आप स्टैटिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं और सरफेस के अलोंग ई साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अवेलेबल है, तो फिर डेफिनेटली सरफेस के अलोंग परफॉर्म करने वाला यह कंपोनेंट इस कंडक्टर में प्रेजेंट चार्ज कैरियर्स को एक फोर्स देगा और उस फोर्स से चार्ज कैरियर स्टैटिक नहीं रह पाएगा। सो एक बार फिर हम स्टैटिक सिचुएशन के अगेंस्ट आ रहे हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलोंग बन रहा है उसे जीरो होना चाहिए। और आप समझ सकते हैं कि अगर मैं ई साइन थीटा को जीरो से कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को तो जीरो नहीं किया जा सकता, मुझे साइन थीटा को जीरो करना होगा और साइन थीटा को जीरो से कंपेयर करने पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आएगा। यानी क्लियर हो जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को नॉर्मल के साथ कुछ एंगल पे कंसीडर कर भी लेते हैं तो जब आप इसके स्टैटिक कंडीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको एक कंट्राडिक्शन देखने को मिलेगा और उसे रिफाइन करने पर आप यह समझ जाएंगे कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ही होना चाहिए। सो क्लियरली आप कंडक्टर की प्रॉपर्टी 2 के रूप में यह बात समझ सकते हैं कि एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। यानी सरफेस पे बनाए गए नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, या अगर आप कहना चाहें तो आप इस नॉर्मल वेक्टर को एरियल वेक्टर भी कह सकते हैं। सो क्लियरली किसी भी एलिमेंट पर कंडक्टर के सरफेस पे बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के एरियल वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। अगर इसे एरियल वेक्टर के पैरेलल ना माना जाए तो क्या सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप वो देख रहे हैं यहां पर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं नॉर्मल से कुछ एंगल पे बनाता हूं तो फिर दूसरे कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम जिस सिचुएशन पर डिस्कस कर रहे हैं वो स्टैटिक सिचुएशन है। हमने चार्जेस को इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया है। सो चार्जेस को इक्विलिब्रियम में बने रहने के लिए इस दूसरे कंपोनेंट का 0 होना कंपलसरी होगा। सो इस प्रॉपर्टी को आप कंडक्टर की सेकंड प्रॉपर्टी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। यहां आप ध्यान देते रहे, पहली प्रॉपर्टी के रूप में हमने डिफाइन किया है कि किसी कंडक्टर का बल्क इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होता है, और यह बात क्लियरली समझी जा सकती है कि जिस सबस्टेंस के पास इलेक्ट्रॉन मूवेबल हो वो इलेक्ट्रॉन मूव करके अपना रीअरेंजमेंट खुद डिसाइड करते हैं। यह बात आपको समझनी होगी कि किसी इंसुलेटर पर जब आप चार्ज प्लेस करते हैं तो यह आपकी मर्जी है कि आप उस चार्ज को कैसे अरेंज करते हैं। आप देखते हैं कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जाम पूछता है कि हमने सरफेस पर चार्ज को चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा के अकॉर्डिंगली अरेंज किया है, या इस तरह साइन के फंक्शन के रूप में क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी इंसुलेटर के सरफेस पर चार्ज का अरेंजमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। लेकिन एक कंडक्टर जिसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके सरफेस पे चार्ज का अरेंजमेंट कैसे होगा, यह उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। कंडक्टर अपने बल्क को इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बनाए रखने के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से चार्ज को रीअरेंज कर सकता है। अगर ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आते ही इसके बल्क में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकता है। तो जैसे ही यह सिचुएशन आएगी तो क्लियरली ये कंडक्टर अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा और इनसाइड रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बनाने के लिए अपने अंदर ई स्ट्रेंथ का ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप कर लेगा। यानी इलेक्ट्रॉन अपने मोशन से एक ऐसी सिचुएशन को अराइज कर देंगे, वो इस तरह से सरफेस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ताकि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को 0 किया जा सके। तो इस तरह से हम कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी E मॉड्यूलस इक्वल टू 0 एवरीवेयर इन द बल्क ऑफ कंडक्टर समझ सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस तरह का एक्सप्लेनेशन नेसेसरी है ताकि हम इस चार्ज्ड सिस्टम को स्टैटिक कंडीशन में एक्सप्लेन कर सके। आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट चार्जेस को मूव करा सकता है। सो स्टैटिक सिचुएशन बनी रहे इसके लिए इस सेकंड कंडीशन का होना भी कंपलसरी है। थर्ड कंडीशन के रूप में हम बात करेंगे इस कंडक्टर में प्रोवाइडेड चार्जेस के रीअरेंजमेंट की।
तो ध्यान दें, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो चूंकि हम जानते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं, सो किसी कंडक्टर को दिया गया कंप्लीट चार्ज उसके एक्सटर्नल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी बल्क में कंडक्टर के चार्ज का अमाउंट 0 होता है। तो थर्ड कंडीशन के रूप में मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज लाइज ऑन सरफेस ऑफ अ कंडक्टर and amount of charge in the bulk of a conductor will be equal to 0। कंडक्टर को अगर आप कुछ चार्ज प्रोवाइड भी कर देते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, सरफेस पर रहता है और अपने बल्क को कंडक्टर हमेशा चार्ज फ्री रखता है। यानी कंडक्टर को दिया गया कंप्लीट चार्ज आप उसके सरफेस पे देख पाएंगे, कंडक्टर का बल्क चार्ज फ्री होता है। सो ऐसे आप थर्ड प्रॉपर्टी के रूप में कंसिडर कर सकते हैं चार्ज के अमाउंट को। और अगर इस कंडीशन को समझने की कोशिश की जाए तो गॉसेस थ्योरम एक अच्छा तरीका हो सकता है इसे समझने का। आप ध्यान से समझें कि अगर आपको इस पॉइंट को चार्ज फ्री एक्सप्लेन करना है तो क्लियरली अगर आप इस पॉइंट की सराउंडिंग में एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करें, आप ध्यान से समझें, मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर रहा हूं, मैं एक आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस भी क्रिएट कर सकता हूं। तो क्लियरली गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इस छोटे से एलिमेंट्री सरफेस के लिए E डॉट ds वेक्टर को नेट चार्ज इनसाइड द रीजन Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है। और अब आप क्लियरली समझते हैं क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी 1 में कि कंडक्टर के इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है। सो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में इस कंप्लीट सरफेस के लिए E डॉट ds का वैल्यू 0 आएगा और इसे 0 से कंपेयर करने पर हमें जो कंडीशन मिलेगी आप उसे ध्यान से देखें, वो होगी 0 इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यह बात एक्सप्लेन करती है कि इस कंडक्टर में किसी भी सरफेस के बाउंड करने पर बनने वाला जो स्पेस है उसमें चार्ज का नेट अमाउंट 0 है। यानी ये क्लियर हो जाता है कि जब हम किसी एलिमेंट्री वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे तो उसमें चार्ज का टोटल अमाउंट 0 है। अब ध्यान दें कि हमने जो वॉल्यूम क्रिएट किया है उस वॉल्यूम को हम लिमिटिंग कंडीशन में कितना भी स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं। सो एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इस बल्क में कितना भी छोटा वॉल्यूम किसी भी पोजीशन पर क्रिएट कर लिया जाए, नेट चार्ज का अमाउंट उस पोजीशन पर 0 ही मिलेगा। और चूंकि ये एक्सप्लेनेशन किसी आर्बिट्रेरी सरफेस एरिया के लिए डिफाइन किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का स्मॉल वॉल्यूम हम इस बल्क में कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं। और चूंकि हम कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं इसे, तो Q इनक्लोज्ड इस बल्क के किसी भी रीजन में 0 ही होगा। सो ये एक प्रॉपर्टी के रूप में आप समझ सकते हैं कि एक कंडक्टर का बल्क हमेशा चार्ज फ्री रहता है। चूंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रहता है तो चार्ज प्रोवाइड करने पर अगर चार्ज को बल्क में भी प्रोवाइड किया जाएगा तो भी वो चार्ज इंस्टेंटली मूव होकर सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा। सो कंडक्टर का कंप्लीट चार्ज उसके सरफेस पर एग्जिस्ट करता है और उसके बल्क में किसी प्रकार का कोई चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता है। इसे आप कंडक्टर की थर्ड प्रॉपर्टी के रूप में समझ सकते हैं। नंबरिंग के हिसाब से बताया जा रहा है ताकि सभी कंडीशंस को आप 1 बाय 1 माइंड में सेट करें। यहां पर आप ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने के बेस पे चार्ज के सरफेस पर होने को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो इन प्रॉपर्टी को इस तरह से ऑर्डर में लिखा जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी को यूज करके दूसरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जा सके। E बराबर 0 को एक्सप्लेन करने के बाद ही Q ऑन द बल्क इक्वल टू 0 को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो एक ऑर्डर में इन सभी को बताया जा रहा है, आप ध्यान से समझें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना, बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस पे एरियल वेक्टर के अलोंग होना और सरफेस में 100% चार्ज का एग्जिस्ट करना और बल्क का चार्ज फ्री रहना, यह कंडक्टर की 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, ये सब डिस्कशन आप समझ चुके हैं। सो अब अगर इन
थ्री प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के बाद पोटेंशियल से एसोसिएटेड डिस्कशन किया जाए तो एक प्रॉपर्टी और समझी जा सकती है। आप ध्यान से देखें, पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी के रूप में हम ये स्टेट कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर के सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू एक बराबर होता है और जितना पोटेंशियल एक कंडक्टर के सरफेस के पॉइंट्स पर होता है उतना ही पोटेंशियल कंडक्टर के बल्क में भी होता है। अब कैसे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, एक बार आप इस प्रॉपर्टी को समझें। ये थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की गई थी और अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहा हूं जिसे लिखा जा सकता है V इक्वल टू कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस, एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि एंड दिस V इज इक्वल टू K फॉर बल्क ऑल्सो। ध्यान दें, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पहले स्टेटमेंट को समझ लें। स्टेटमेंट यह एक्सप्लेन कर रहा है कि कंडक्टर के सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक बराबर होता है। मैंने उस पोटेंशियल को K मान लिया है एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस एंड दिस V इक्वल टू K इज एप्लीकेबल ऑल्सो फॉर द बल्क, यानी बल्क पर भी पोटेंशियल का वैल्यू यही होता है। सो कैसे इस फैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, एक बार आप समझें। मान लीजिए हम इस कंडक्टर के सरफेस के दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल को डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि हम जानते हैं कि ये सेम होना चाहिए, लेकिन कंट्राडिक्शन मेथड से मैं इस बात को जस्टिफाई करना चाहूंगा। सो मैंने इनिशिएट करने के लिए इस कंडक्टर के सरफेस के दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल को डिफरेंट कंसीडर कर लिया है। अब ध्यान दें, अगर इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट है तो क्लियरली इन दोनों के डिफरेंस को 1-to-1-2 प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। सो अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में 1-to-1-2 प्रिंसिपल अप्लाई करूं तो V1 माइनस V2 होना चाहिए इंटीग्रेशन 1 to 2 E डॉट dr। आप जानते हैं कि 1-to-1-2 प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करने के लिए लिखा जाने वाला स्टेटमेंट है। अब क्लियरली हम प्रूफ कर चुके हैं इससे पिछले केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सो इस सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर को 0 होना चाहिए। सो E का वैल्यू 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में 0 कंसीडर करने पर, यहां पर आप ध्यान रखें कि 1 और 2 पॉइंट को क्लोजली कंसीडर किया जा सकता है। यहां पर क्लैरिटी से साफ दिखाई दे आप लोगों को, इसके लिए 1 और 2 को दूर बनाया गया है, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन में 1 और 2 को क्लोजेस्ट लाया जा सकता है। सो अगर मैं 1 और 2 को क्लोज कंसीडर करूं तो आप समझ सकते हैं कि सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को 0 लिखा जा सकता है, जो कि हमने प्रॉपर्टी 2 में एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। सो इस वैल्यू को 0 अप्लाई करने पर जो आउटकम हमें मिला है वो है V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। और अगर हम इस स्टेटमेंट के बेस पे एक आउटकम निकालें तो वो होगा V1 इक्वल टू V2। सो इस तरह से प्रूफ किया जा सकता है कि किसी कंडक्टर के सरफेस में हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। सो कंडक्टर के सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक बराबर होता है। दूसरे स्टेटमेंट जिसको मैंने इसमें अटैच किया है उसके अकॉर्डिंगली बल्क में पोटेंशियल का वैल्यू वही होना चाहिए जो सरफेस पे होता है। तो ध्यान दें, अगर मैं इस V1 पोटेंशियल वाले पॉइंट और बल्क में चुने हुए इस V3 पोटेंशियल वाले पॉइंट जो कि उसके क्लोज कंसीडर किया गया है के बीच में एक बार फिर से 1-to-1-2 प्रिंसिपल अप्लाई करूं तो V1 और V3 के बीच में जो स्टेटमेंट बनेगा वो होगा V1 माइनस V3 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 E डॉट dr। E के रूप में हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना होगा जो इस रीजन में क्रिएट हो रहा है, और हम जानते हैं कि कंडक्टर का बल्क इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होता है। तो चूंकि कंडक्टर का बल्क इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होता है तो राइट साइड लिखे गए इस टर्म को 0 के इक्वल होना चाहिए। और अब इसे सॉल्व करने पर जो आउटकम हमें मिलेगा वो है V3 इक्वल टू V1, यानी इस V3 पोटेंशियल की वैल्यू V1 पोटेंशियल के इक्वल आनी चाहिए। तो इससे जस्टिफाई हो जाता है कि जो पोटेंशियल सरफेस पे डेवलप हो रहा है
वही पोटेंशियल बल्क के किसी पॉइंट पर भी डेवलप हो रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो ड्राइविंग फैक्टर है जो पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैकेनिक्स पढ़ने पर आपने देखा था कि एक्सेलरेशन ही वो ड्राइविंग फैक्टर है जो वेलोसिटी में आने वाले चेंजेस का कारण बनता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की अनअवेलेबिलिटी ये अपने आप में जस्टिफाई करती है कि पोटेंशियल में आने वाले चेंजेस खत्म हो चुके हैं। क्योंकि सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेवलप हो पाया है, तो क्लियरली इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस एक्सप्लेन करती है कि बल्क के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होना चाहिए जितना सरफेस पे होगा। सो इस तरह से यह प्रूव किया जा सकता है कि सरफेस के पॉइंट्स पर पोटेंशियल सिमिलर है, सरफेस के दो पॉइंट को पिक करके, और बल्क और सरफेस के बीच में इस तरह से सॉल्व करके ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि बल्क के हर पॉइंट पर भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस के किसी पॉइंट पर। सो इस तरह से कंडक्टर में पोटेंशियल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक प्रॉपर्टी की तरफ आपको और ले जाना चाहूंगा जिसका बहुत ही यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और फोर्स से रिलेटेड केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। आप ध्यान से समझें, प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से स्टेट की जा सकती है कि अगर किसी कंडक्टर के सरफेस के किसी रीजन में लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, यहां पर ध्यान दें लोकल चार्ज डेंसिटी वर्ड में यूज कर रहा हूं क्योंकि हम एक आर्बिट्रेरी कंडक्टर के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो डिस्कशन किसी स्पेसिफिक शेप के कंडक्टर पर एप्लीकेबल न होके सभी प्रकार के शेप पर एप्लीकेबल है। सो हम जानते हैं कि एक आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर में सरफेस के हर पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। तो मैं एक ऐसे रीजन की बात कर रहा हूं जिसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सो सिग्मा डेंसिटी मानते हुए, इस रीजन में लोकल डेंसिटी सिग्मा मानते हुए, हम ये कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने सेकंड प्रॉपर्टी में बात कही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सरफेस के परपेंडिकुलर और मैग्नीट्यूड में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से दिया जाना चाहिए। अगर मैं इसे वेक्टोरियली लिखूं तो मैं इसके आगे एरियल वेक्टर का यूनिट वेक्टर लगाना चाहूंगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को किसी भी लोकेलिटी पे सरफेस के परपेंडिकुलर और मैग्नीट्यूड में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से दिया जा सकता है। सो इसे भी हम एक प्रॉपर्टी के रूप में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज की लिस्ट में हम उन सभी फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं वन बाय वन जिनकी हेल्प से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजी बनाया जाता है। सो ये प्रॉपर्टी जो कई क्वेश्चंस में यूज होती है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के रूप में कंसीडर की जानी चाहिए। कैसे ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की जा सकती है हम उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार आप इन चारों प्रॉपर्टी को रिमेंबर कर लें, एक बार ध्यान से देख लें, फिर मैं इन्हें यहां से हटा रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी के रूप में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का जीरो होना एक्सप्लेन किया है इस बल्क रीजन में। दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एरियल वेक्टर के पैरेलल बताया है। हमने यह बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है, अदरवाइज ये स्टैटिक केस मेंटेन नहीं रह पाए। तीसरी प्रॉपर्टी में हमने एक्सप्लेन किया है कि कंडक्टर को दिया जाने वाला चार्ज या किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कंडक्टर के अपने चार्ज का रीअरेंजमेंट, जो भी केस हो, यह चार्ज कंडक्टर के एक्सटर्नल सरफेस पर ही एग्जिस्ट करता है। बल्क में किसी प्रकार का कोई चार्ज कंडक्टर में अवेलेबल नहीं होता है। और चौथी प्रॉपर्टी के रूप में आप समझें कि सरफेस के किसी भी पॉइंट पर कंडक्टर में पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट रहता है और जो पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस पर एक्सप्लेन किया जा रहा है पोटेंशियल का वही वैल्यू बल्क के किसी भी पॉइंट पर लिखा जा सकता है। सो ये चार प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, मैं इन्हें यहां से हटा रहा हूं, ये सब आप समझ चुके हैं। प्रॉपर्टी 5 के रूप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं स्टेटमेंट लिख चुका हूं, हमें E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट एरियल वेक्टर, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये स्टेटमेंट कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसके लिए मान लीजिए मैंने सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है जिसका एरिया dA है
और अब हम इस ई वेक्टर की वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए इस छोटे से एलिमेंट को कवर करते हुए एक स्मॉल सिलेंडर बना रहे हैं इस रीजन पे। आप ध्यान से देखें, यह सिलेंडर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि सरफेस जिसे हमने पिक किया है डीए एरिया के रूप में, उसे इनक्लोज किया जा सके सिलेंडर में। और अब अगर इस एरिया को डीए कंसीडर करते हुए मैं इस सिलेंडर के कंप्लीट सरफेस पे गॉसेस थ्योरम अप्लाई करूं तो क्या स्टेटमेंट बनेगा, एक बार आप ध्यान से समझें। यह होगा ई डॉट डीएस वेक्टर इंटीग्रेशन इक्वल टू टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। अब यहां पर ध्यान दें कि इस इनक्लोज्ड चार्ज को सिग्मा और इस सरफेस के एरिया के प्रोडक्ट के रूप में दिया जा सकता है। सो मैं इसे सिग्मा इंटू डी ए डिफाइन कर रहा हूं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस कंप्लीट सरफेस पर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो क्या आउटकम आएगा, आप ध्यान से देखें। ई डॉट डीएस की वैल्यू को अगर हम इस आउटर डिस्क पर लिखें, हम देख पा रहे हैं कि इस डिस्क का एरिया इस पिक किए गए एरिया डीए के इक्वल है। सो इस आउटर सरफेस पर लिखा जा सकता है ई मैग्नीट्यूड इंटू एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री। यहां पर आप ध्यान दें, हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस सरफेस पे यूज किया है। हम देख पा रहे हैं कि एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिमिलर है इस आउटर डिस्क के लिए। ठीक इसी प्रकार अगर अदर सरफेसेस पे बात की जाए तो इनसाइड डिस्क के रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होने के कारण फ्लक्स को 0 लिखा जा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि कंडक्टर के बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। और अगर कर्व्ड सरफेस के लिए लिखा जाए तो चूंकि एक स्मॉल सिलेंडर कंसीडर किया गया है और हम जानते हैं कि इस स्मॉल सिलेंडर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस होंगी, सो इन कर्व्ड वॉल्स से किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं होगी। सो कर्व्ड सरफेस के लिए भी ई डॉट डीएस को 0 लिखा जा सकता है। और अब मैं इसे सिग्मा इंटू डीए अपॉन एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, एक बात यहां पर ध्यान से समझें कि कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर अगर हम इस सरफेस में किसी ऐसे रीजन पर डीए कंसीडर करें जिसमें किसी पॉइंट का एरियल वेक्टर दूसरे पॉइंट के एरियल वेक्टर के पैरेलल ना हो, तो उस कंडीशन में कर्व्ड वॉल से भी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो जाएंगी। तो उन बच्चों को यह ध्यान रखना होगा कि आप एक इनफाइनाइटली स्मॉल रीजन के लिए यह एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सो अगर आप एक इनफाइनाइटली स्मॉल रीजन के लिए यह एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और कैलकुलस की लिमिट में उस एरिया एलिमेंट को कितना भी छोटा किया जा सकता है, आप उसे पार्टिकल लेवल तक स्मॉल कंसीडर कर सकते हैं। सो क्लियरली जब आप पार्टिकल लेवल तक इसे इमेजिन करेंगे तो उस कंडीशन में यह सिचुएशन ओवरकम हो जाएगी। इस तरह का केस क्रिएट अगर आपके माइंड में होता है तो आप हमेशा इस बात से जुड़े रहें कि आप कैलकुलस की लिमिट तक जाकर के कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो कैलकुलस की लिमिट में किए गए इस डिस्कशन में इस तरह की सिचुएशन अराइज नहीं होगी, आप समझ सकते हैं। सो इस बात पर ध्यान देते रहें। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के रूप में जो आउटकम मुझे मिलेगा वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम प्रॉपर्टी 2 में ये पढ़ चुके हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो मैं इसे वेक्टोरियल फॉर्म में लिख रहा हूं। आप ध्यान से देखें, इसे लिखा जा सकता है ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरियल वेक्टर। सो कुछ इस तरह से इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी समझा जा सकता है। ये रूल केवल कंडक्टर्स पर एप्लीकेबल होंगे। यहां पर ध्यान दें कि अगर कंडक्टर के सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है तो उस केस में यह बात बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा। कंडक्टर्स में यह हो सकता है कि डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट हो, लेकिन जिस पोजीशन पर भी आप सरफेस में इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे वो लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर बनेंगी। सरफेस के परपेंडिकुलर ही लाइन से डेवलप होंगी, चाहे आप किसी भी आर्बिट्रेरी केस में डिस्कशन करें। सो इसे भी एक प्रॉपर्टी के रूप में आप याद रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को आप रिमेंबर करें। डायरेक्शन के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक बात यहां पर और ध्यान दें
सिग्मा के टर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन किया, तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो उससे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरियल वेक्टर के अलोंग होगा। लेकिन अगर किसी सरफेस एलिमेंट पर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो सिग्मा का नेगेटिव साइन एरियल वेक्टर को माइनस एरियल वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा और उस केस में ये लाइंस टुवर्ड सरफेस डेवलप होंगी। सो ये फॉर्मूला सभी केसेस को कवर करता है। मैं आपको ये जस्टिफाई कराना चाहता था कि आपको पॉजिटिव केसेस के लिए और नेगेटिव सिग्मा के केसेस के लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फॉर्मूला दोनों प्रकार के केसेस को विद डायरेक्शन कवर कर रहा है। सो इस तरह से प्रॉपर्टीज का एक सेट तैयार किया जा सकता है कंडक्टर्स के लिए। एक बात की तरफ आपको और ले जाना चाहूंगा जो कि थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी के रूप में कैविटी को मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। आप ये बात ध्यान दें कि अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है वो कंडक्टर के सरफेस और उसके बल्क पे किया है। अभी तक का कंप्लीट डिस्कशन कंडक्टर के सरफेस पॉइंट्स और बल्क के पॉइंट्स पर किया गया है। जो 5 प्रॉपर्टी अभी तक मैं बोल चुका हूं वो सभी प्रॉपर्टी सरफेस और बल्क से जुड़ी हुई है। एक बार मैं ये सब यहां से हटाऊं तो आप फाइनली सुन लें। पहली प्रॉपर्टी के रूप में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर को 0 मैग्नीट्यूड का एक्सप्लेन किया है बल्क के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में हमने सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के होने की बात कही है आउटर रीजन में। तीसरी प्रॉपर्टी के रूप में हमने बल्क में चार्ज के प्रेजेंट न होने को समझाया है। चौथी प्रॉपर्टी में हमने सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर पोटेंशियल के सेम होने की बात कही है। इसके अलावा यह एक्सप्लेन किया है कि बल्क का पोटेंशियल भी सरफेस के पोटेंशियल जैसा ही होता है, मैग्नीट्यूड में सिमिलर होता है। पांचवी प्रॉपर्टी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन किया है सरफेस के आउटसाइड रीजन में नियर बाय पॉइंट्स के लिए। सो ये 5 प्रॉपर्टी सरफेस और बल्क के लिए एक्सप्लेन की गई है। अगली प्रॉपर्टी एक कैविटी को लेकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं। आप ये सभी कंडीशन समझ चुके हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज आप समझ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि ये सभी प्रॉपर्टी किस तरह से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। और E = 0 जो कि इस पूरे डिस्कशन में पहली प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन की गई है, वो प्रॉपर्टी इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैविटी के नेचर को समझने के लिए मान लीजिए ये एक आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर है और इसके इनसाइड एक कैविटी डेवलप की गई है आर्बिट्रेरी शेप की। हमें कंडक्टर में बनाई गई इस कैविटी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को एक्सप्लेन करना है। सो जिस प्रॉपर्टी पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को फिजिक्स में शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। सो क्या है शील्डिंग इफेक्ट और किस फैक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है इस इफेक्ट में, हम ये डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से समझें कि अगर किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए या चार्ज प्रेजेंस के कारण इस कंडक्टर ने अपने आउटर रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया हो, तो इस प्रॉपर्टी में हम ये सीखते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सटर्नल रीजन में डेवलप है इस कैविटी रीजन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस प्रॉपर्टी में हम ये सीखते हैं कि कैविटी का रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होता है, यहां किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होता है जब तक कि किसी एक्सटर्नल चार्ज को इस कैविटी में प्रेजेंट ना किया जाए। सो मैं सबसे पहले इस शील्डिंग इफेक्ट से एसोसिएटेड कंडीशन को यहां लिख दे रहा हूं। कंडीशन के रूप में मैं लिखना चाहूंगा कि देयर इज नो चार्ज इनसाइड कैविटी, क्यू कैविटी इज इक्वल टू 0। ये क्यू कैविटी के रूप में उस चार्ज को लिखा जा रहा है जो एक्सट्रानियस चार्ज के रूप में इस कैविटी के अंदर रखा जा सकता है। सो इस प्रॉपर्टी में यह बताया जा रहा है कि कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो एक्सट्रानियस चार्ज के रूप में, तो इस कैविटी के इनसाइड रीजन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस प्रॉपर्टी को हम शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं और इस प्रॉपर्टी का यूज करके कई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ सकता है उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। सो क्या है ये प्रॉपर्टी और कैसे इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक बार डिस्कस करेंगे।
एक बात यहां पर और स्टूडेंट ध्यान रखें कि कई बार स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी और इससे पहले बताई गई जो E बराबर 0 कंडक्टर के बल्क में बताया गया था उस प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन करता है। उसे ऐसा लगता है कि सर शील्डिंग इफेक्ट तो पहले भी बता चुके हैं। तो ध्यान दें, पहली प्रॉपर्टी के रूप में जब E को 0 कहा गया था तो कंडक्टर के बल्क रीजन में उसे एक्सप्लेन किया गया था। अब हम कंडक्टर के बल्क रीजन में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, हम ये जानते हैं। हम कैविटी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए इस कैविटी में एक छोटा सा वॉल्यूम क्रिएट किया गया है कुछ इस तरह से। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम से अगर मैं इस स्मॉल वॉल्यूम के लिए गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखूं तो कुछ इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। यह होगा डेल डॉट ई इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप ये मान लें कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो सिंबल यूज किया गया है। सो ध्यान दें कि हम जानते हैं कि इस कंप्लीट कैविटी के अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, या आप जानते हैं कि हम इस कंडीशन को पहले ही लिख चुके हैं कि यह कैविटी चार्ज फ्री है और इस कैविटी को किसी भी एक्सट्रानियस चार्ज से फ्री मानते हुए ही इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। सो क्लियरली रो के वैल्यू को इस कैविटी रीजन के लिए 0 अप्लाई किया जा सकता है। सो रो को 0 अप्लाई करने पर हमें मिलेगा डेल डॉट ई इक्वल टू 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। आप जानते हैं इसे लिखा जा सकता है माइनस डेल फाई। सो फाइनली इसे हम लिख पाएंगे माइनस डेल डॉट डेल फाई इक्वल टू 0 और यह बन जाएगा डेल स्क्वायर। डेल डॉट डेल को मैं डेल स्क्वायर से शो कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहे, फाई इक्वल टू 0। माइनस को यहां से हटा दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं राइट साइड में 0 है तो माइनस लिखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो क्लियरली इस इनसाइड रीजन के लिए डेल स्क्वायर फाई को 0 लिखा जा सकता है। अब ध्यान दें, हम जानते हैं कि इस वॉल्यूम को इनफाइनाइटली स्मॉल लिमिट तक किसी भी साइज का बनाया जा सकता है। सो ये रूल इस कैविटी के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर एप्लीकेबल होगा। आप ये समझते हैं अगर मैं इसे 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्सप्लेन करूं तो ये बनेगा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर होल ब्रैकेट फाई इक्वल टू 0। और आप समझ सकते हैं इसे सॉल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अगर इसके 1 डायमेंशनल फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए तो वो 3 डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन के कंपैरेटिवली कंफर्टेबल होगा। सो एक बार इसे हम लीनियर केस बना के 1 डायमेंशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से समझें। हम जानना चाहते हैं जो आउटकम इससे आएंगे उनका फॉर्मेट क्या होगा। सो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 और चूंकि हम देख पा रहे हैं कि हमने इसे 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया है तो आप इसे नॉर्मल डिफरेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के रूप में। अब अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जाए एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आउटकम मिलेगा आप समझें। लेफ्ट टर्म को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट साइड इंटीग्रेशन पर एक कांस्टेंट हमें मिलेगा जिसे मैं ए लिख रहा हूं। एक बार और इंटीग्रेट किया जाए अगर x के रिस्पेक्ट में तो कुछ इस तरह का आउटकम मिलेगा। आप ध्यान से देखें, चूंकि ये सिंगल डिफरेंशियल फॉर्म में है तो इंटीग्रेट करने पर ये फाई बन जाएगा और राइट साइड टर्म को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो आप समझ सकते हैं ये होगा इंटीग्रेशन a dx, जिसे सॉल्व करने पर आएगा ax प्लस एनी अदर कांस्टेंट। यानी आप देख सकते हैं कि फाई का वैल्यू x के टर्म में लीनियरली एक्सप्लेन किया जा रहा है। चूंकि 1 डायमेंशन में इस फंक्शन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता था, इसीलिए ये पिक्चर हमने आपके सामने रखी। जो फाई का वैल्यू हमें मिला है उसके बेस पे इस फाई की 2 प्रॉपर्टीज हमें दिखाई दे रही हैं, पहले आप उन्हें समझें। चूंकि ये एक लीनियर फंक्शन है तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि इस कैविटी रीजन के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, यहां पर फाई नोटेशन पोटेंशियल के लिए यूज किया जा रहा है, यह बात आप समझते हैं। सो इस इनसाइड कैविटी रीजन के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू उसकी सराउंडिंग पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यूज के एवरेज से दी जा सकती है। और दूसरे फीचर के रूप में आप यह समझे
कि ये एक लीनियर फंक्शन है, सो x की वैल्यू को चेंज करने पर फाई का वैल्यू या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यानी इस इनसाइड रीजन के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू को अगर चेक किया जाए तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू में कोई मैक्सिमा या मिनिमा दिखाई नहीं देगा। आप ये समझते हैं कि लीनियर फंक्शन एक्सट्रीम कंडीशन में जाके ही एक्सट्रीमास देते हैं, सो इसके जो मैक्सिमा या मिनिमा होंगे वो इस कैविटी की बाउंड्रीज पर ही मिलेंगे। हम एक बार फिर से समझें कि लाइन को जब प्लॉट किया जाता है तो लाइन अपने प्लॉट में किसी भी पॉइंट पर कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं देती है और उसकी एक्सट्रीमम वैल्यूज केवल बाउंड्रीज पर ही मिलती है। सो क्लियरली इस इक्वेशन से, इसके लीनियर होने से ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जिस पोटेंशियल की बात की जा रही है, कैविटी में जिस पोटेंशियल की बात की जा रही है, वो पोटेंशियल इस कैविटी के किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं देगा। सभी मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू एक्सट्रीमम वैल्यू के रूप में केवल इस बाउंड्री पर ही मिलेंगे। सो इस तरह से फाई के नेचर को समझा जा सकता है। सो अगर फाई के इस नेचर को ध्यान में रखते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की जाए एक जनरल केस में, तो आप ध्यान दें जो प्रॉपर्टी लीनियर केस में फाई के लिए एक्सप्लेन की गई है, आप समझ सकते हैं कि वही प्रॉपर्टी इस 3 डायमेंशनल स्पेस में भी फाई फॉलो करेगा। यह बात आप ध्यान रखें। लॉपलॉस इक्वेशन के रूप में लिखी जाने वाली इस इक्वेशन के आउटकम्स जिन 2 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं वो प्रॉपर्टीज 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट होता है। सो उसका सिंपल पिक्चर मैंने 1 डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन के रूप में आपके सामने रखा है। मैंने उन 2 प्रॉपर्टीज को जो मैं अब इससे जोड़ने जा रहा हूं आपके सामने रखी हैं। आप एक बार ध्यान से समझ लें। इस फाई के लीनियर होने के कारण इस कैविटी के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू को उसकी सराउंडिंग में आने वाली पोटेंशियल की वैल्यू के एवरेज से दिया जा सकता है। और चूंकि ये लीनियर इक्वेशन एक लाइन को प्रेजेंट कर रही है तो इस कैविटी स्पेस में कहीं पर भी इसकी वैल्यू का मैक्सिमा और मिनिमा हम नहीं देख पाएंगे। कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा या एक्सट्रीमम वैल्यू कह लीजिए हमें इस कैविटी की बाउंड्री पर ही मिलेंगी। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए फाई के इस नेचर को समझते हुए मान लीजिए इस कैविटी रीजन में 2 डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यूज V1 और V2। यहां पर ध्यान दें, चूंकि V1 V2 पोटेंशियल की वैल्यू है इस कैविटी रीजन में, सो V1 V2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सो इसमें फाई को V1 V2 से चेंज करने पर मुझे मिलेगा del स्क्वायर V1 इक्वल टू 0 और del स्क्वायर V2 इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। यहां पर आप ध्यान दें कि दोनों पोटेंशियल V1 और V2 कैविटी के 2 पॉइंट्स पर डिफाइन किए जा रहे हैं और यह इक्वेशन कैविटी के किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो del स्क्वायर V1 और del स्क्वायर V2 का वैल्यू 0 आना चाहिए। अब ध्यान दें, del स्क्वायर V1 और del स्क्वायर V2 को डिफाइन करने के बाद अगर ये V1 V2 2 सरफेस पॉइंट के पोटेंशियल होते तो उस कंडीशन में V1 V2 का वैल्यू इक्वल होता। यह बात आप माइंड में रखें और यह हम पिछली बताई गई प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि बल्क के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू एक जैसा होता है और वो कंडक्टर के सरफेस पे भी उतना ही होता है। सो इस बल्क के रीजन में हम इस सरफेस पॉइंट को शामिल कर सकते हैं। सो V1 V2 अगर कैविटी में कंसीडर किए जा रहे हैं तो हम del स्क्वायर V1 और del स्क्वायर V2 को 0 कह सकते हैं, लेकिन सरफेस पर अगर इन्हें डिफाइन किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं हम V1 V2 को इक्वल कह सकते हैं क्योंकि सरफेस मेटल के बल्क का पॉइंट है। एक बात यहां पर ध्यान रखें, हमें बस ये जस्टिफाई करना है इस प्रॉपर्टी के लिए कि इस कैविटी रीजन में भी V1 और V2 बराबर है। यही बात जस्टिफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जबकि बल्क के किसी भी पॉइंट पर V1 V2 के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस सरफेस को बल्क में शामिल माना जा सकता है, तो इस सरफेस के पॉइंट पर भी V1 V2 बराबर है। अब इस बात को समझने के लिए कि कैविटी में भी यह बात सही है, इस कैविटी में एक फंक्शन V3 को हम इमेजिन कर रहे हैं। मान लीजिए एक फंक्शन V3 V1 माइनस V2 के रूप में डिफाइन किया जा रहा है। अब अगर मैं इस V3 फंक्शन के लिए del स्क्वायर V3 का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो यह होगा del स्क्वायर V1 माइनस del स्क्वायर V2 और क्लियरली ये दोनों ही 0 होने के कारण del स्क्वायर V3 का वैल्यू 0 आना चाहिए। अब ध्यान दें कि हमने कैविटी के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया है V3 के रूप में जो कि V1 V2 से एफिलेटेड है
और इसका डेल स्क्वायर वैल्यू 0 आया है, यानी कैविटी के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर ऐसा फंक्शन अगर डिफाइन किया जाए तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी। अब ध्यान से समझें कि अगर इसी फंक्शन को कैविटी के सरफेस के नियरेस्ट किसी पॉइंट पे डिफाइन किया जाए या कैविटी के सरफेस पे डिफाइन किया जाए तो क्लियरली ये रूल उस पॉइंट पर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने v3 को v1 v2 के रूप में डिफाइन किया है और सरफेस पर v1 v2 बराबर है तो क्लियरली सरफेस पर v3 का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब ध्यान दें कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हमने अपने डिस्कशन में यह देखा था कि इस फाई की वैल्यू जो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगी उन वैल्यूज में से ही v3 भी एक वैल्यू है और v3 ने अपनी वैल्यू को 0 दिया है इस कंडीशन के साथ सरफेस पर। तो क्लियरली आप समझ सकते हैं हमने इस प्रॉपर्टी में देखा है कि कोई भी एक्सट्रीमम वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा हमें सरफेस पे ही मिलनी चाहिए और इस फंक्शन v3 ने अपना वैल्यू सरफेस पे 0 दिया है। हम जानते हैं कि कैविटी के अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए जब ये v3 को एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो डेल स्क्वायर v3 0 होगा। सो सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर v3 का वैल्यू 0 आता है तो हम समझ सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा सभी वैल्यूज के रूप में मिलने वाला v3 0 ही होना चाहिए। सरफेस पर v3 का वैल्यू 0 आना ये बताता है कि v3 की मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू 0 ही है और आप क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही वैल्यू 0 हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर 0 ही होनी चाहिए। सो ये कहा जा सकता है कि कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर v3 का वैल्यू 0 ही होना चाहिए। सो एवरीवेयर इनसाइड कैविटी v3 को 0 होना चाहिए और क्लियरली अगर कैविटी के अंदर v3 का वैल्यू 0 है तो कैविटी के अंदर v3 जिसे v1 v2 के रूप में डिफाइन किया गया था को 0 से इक्वेट किया जा सकता है और यह जस्टिफाई किया जा सकता है कि v1 v2 कैविटी के अंदर भी हर पॉइंट पर एक बराबर है। एक बार फिर से समझें, जिस फाई को एक्सप्लेन किया गया है इस कैविटी रीजन में वो फाई डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने इस कैविटी के दो पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफरेंट कंसीडर किया, लेकिन चूंकि ये दोनों पॉइंट कैविटी के इनसाइड पॉइंट है तो ये इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। हमने एक थर्ड फंक्शन डिफाइन किया v1 v2 के रूप में और जब उसके लिए डेल स्क्वायर v3 का वैल्यू कैलकुलेट किया तो वो 0 आया। अब यहां से ध्यान से समझें कि अगर डेल स्क्वायर v3 0 है कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर डिफाइन करने पर, क्योंकि v1 v2 आर्बिट्रेरी है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कैविटी के अंदर के किन्हीं भी दो पॉइंट के सेट को कंसीडर किया है और इस तरह बनाया हुआ ये फंक्शन इन दोनों के वेरिएबल होने के कारण एक वेरिएबल फंक्शन है। सो डेल स्क्वायर v3 का वैल्यू 0 आना ये जस्टिफाई करता है कि कैविटी के अंदर कोई भी दो पॉइंट आप चुन लें उनके लिए डिफाइन किया गया ये फंक्शन v3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर ये फंक्शन कैविटी के किन्हीं भी दो पॉइंट के पेयर को सेटिस्फाई कर रहा है तो नियरेस्ट टू द सरफेस और यू कैन से इट सरफेस पर भी ये रूल एप्लीकेबल होना चाहिए। सो अगर सरफेस के किसी पॉइंट पर मैं डेल स्क्वायर v3 को 0 कहूं तो चूंकि हम जानते हैं कि सरफेस पर v1 v2 बराबर है तो सरफेस पर v3 का वैल्यू भी 0 आ जाना चाहिए। और ये हम पहले ही फाई के नेचर में पढ़ चुके हैं कि सरफेस पर पोटेंशियल अपनी मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू देता है। चूंकि v3 को हर पेयर के लिए डिफाइन किया गया है तो हम ये मान सकते हैं कि v3 फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही सरफेस पे 0 निकल चुके हैं। और ये बात आप क्लियर समझ सकते हैं कि जिस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही सिचुएशन में 0 मिला है उसका वैल्यू हर पॉइंट पर हर पेयर के लिए 0 ही होना चाहिए। सो जो वैल्यू 0 आ रही है सरफेस पे हम उस v3 को इस बल्क के हर पॉइंट पर 0 डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर आप क्लियर समझें कि किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा अगर डिफरेंट है तो उसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में, लेकिन अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा किसी भी आर्बिट्रेरी पेयर के लिए हमने v3 को डिफाइन किया था और हमने देखा कि हर पेयर के लिए v3 0 ही आ रहा है, इसका मतलब v3 का वैल्यू 0 होना
V3 के मैक्सिमम मिनिमा के जीरो होने को एक्सप्लेन करता है। और आप समझ सकते हैं कि इसका जीरो होना V1 माइनस V2 के जीरो होने को जस्टिफाई करता है किसी भी पॉइंट पर। सो अगर V3 सरफेस पर जीरो है, यानी V3 का मैक्सिमम मिनिमा दोनों जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि एवरीवेयर V3 इज जीरो। और V3 का जीरो होना ये जस्टिफाई करता है कि V1 और V2 आपस में बराबर है। तो V1 V2 का बराबर होना ये एक्सप्लेन कर देता है कि इस कैविटी के अंदर भी हर पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही है जितना पोटेंशियल इस कैविटी के सरफेस पर है। कैविटी का सरफेस क्योंकि मेटल के बल्क का पार्ट है, तो कैविटी के सरफेस पर V1 और V2 को बराबर माना गया था, और इसे हम अपनी प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही। अब ध्यान दें, अगर इस कैविटी के अंदर दो पॉइंट पर, या कह लीजिए कि किन्हीं भी दो पॉइंट पर, क्योंकि डिस्कशन आर्बिट्रेरी दो पॉइंट पर चला है, तो आप कह सकते हैं कि इस कैविटी के अंदर चुने हुए किसी भी पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल है जितना सरफेस पे है। सो अगर दो पॉइंट के बीच में 1 to 1 प्रिंसिपल लगाया जाए तो क्लियरली ये बोला जा सकता है कि V1 माइनस V2, इस पॉइंट को मैं, या एक काम करें इस लाइन को यहां ना बना के इसी पर बना लेते हैं। सो V1 माइनस V2 को 1 to 1 प्रिंसिपल से लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन E.dr, और चूंकि V1 V2 बराबर है इस कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर, तो लेफ्ट टर्म को जीरो लिखा जा सकता है। और इसे जीरो लिखने के बाद ये क्लियरली एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो ही होना चाहिए। सो इस कैविटी रीजन में भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर जीरो होना चाहिए। ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर कैविटी के हर पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल एक्सप्लेन कर दिया गया है जितना इस बल्क में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस होना जस्टिफाई हो जाता है। अगर पोटेंशियल का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यह बात एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है इस रीजन में। सो इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यहां पर आप ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस इस रीजन में होना यह एक्सप्लेन करता है कि अगर हम कुछ चार्ज इस कंडक्टर को प्रोवाइड करें इस कंडीशन में, तो वो चार्ज भी इस कंडक्टर के केवल आउटर सरफेस पे ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियरली इस इनर रीजन को कोई चार्ज नहीं मिलेगा। यह बात हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बल्क को हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री पहले ही जस्टिफाई कर चुके हैं, और अब हमने इस कैविटी के रीजन को भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री जस्टिफाई कर दिया है। तो ऐसे में किसी भी रीजन पर अगर एक गॉसियन सरफेस बनाया जाए, तो उस गॉसियन सरफेस पे नेट फ्लक्स को जीरो जस्टिफाई किया जा सकेगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर इस कैविटी प्लस बल्क रीजन में हर जगह पर नेट फ्लक्स जीरो है, तो उस रीजन में चार्ज का न होना जस्टिफाई हो जाता है। सो इस तरह से ये बात क्लियर हो जाती है कि इस कैविटी रीजन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल बल्क के पोटेंशियल जितना ही है, इस कैविटी रीजन में किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और यही वजह है कि इस कंडक्टर के इनर सरफेस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना इस इनर सरफेस पे चार्ज के जीरो होने को भी एक्सप्लेन कर देता है। यानी इस केस में अगर कंडक्टर को हम कुछ चार्ज प्रोवाइड करें, तो वो कंप्लीट चार्ज केवल इसके आउटर सरफेस पे ही डेवलप होगा। बल्क में या कैविटी की वॉल्स में किसी प्रकार का कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी एक बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम ये समझ पाते हैं कि अगर एक्सटर्नल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप भी है, तो भी ये इनसाइड रीजन एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट से सेफ है। इस फैक्ट का यूज करके कई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से डैमेज हो सकते हैं, इस तरह के सेफ प्लेसेस पे रखा जाता है। सो कैविटी एक सेफ प्लेस है उन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अफेक्टेड होते हैं। सो इस तरह से हम एक कंडक्टर को फुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सभी प्रॉपर्टीज को मैं फाइनली एक बार रिकॉल कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। एक बार मैं समझा चुका हूं, आप क्लिप में सभी प्रॉपर्टी को समझने के लिए उसे एक बार स्टडी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। फर्स्ट प्रॉपर्टी के रूप में हमने पढ़ा कि एक मेटल का बल्क इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होता है। यह केस कैविटी का है। अभी आप बल्क वाले केसेस पहले समझें, उस केस में कैविटी को अपने माइंड से हटा दें। सो पहला केस कि मेटल का बल्क इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होता है। दूसरा केस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन में डेवलप होता है
और उसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एक प्रॉपर्टी में हमने उसके मैग्नीट्यूड को भी एक्सप्लेन किया कि उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से दिया जाता है। एक प्रॉपर्टी में हमने ये एक्सप्लेन किया कि बल्क में किसी प्रकार का कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। ध्यान से समझते रहें। एक और प्रॉपर्टी में हमने ये जस्टिफाई किया कि सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक बराबर होता है और उतना ही पोटेंशियल इस कंडक्टर के बल्क में भी होता है। फाइनली जब कैविटी हमने एक्सप्लेन की तो ध्यान से सुने, कैविटी में हमने ये जस्टिफाई किया सबसे पहले यूनिकनेस थ्योरम, जो कि दो प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है पोटेंशियल की। वो मैंने आपको समझाया कि पोटेंशियल का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर इस कैविटी में अपने सराउंडिंग पॉइंट्स के एवरेज से दिया जा सकता है और इसकी वैल्यू का मैक्सिमम मिनिमा सभी सरफेस पर मिलते हैं। किसी भी केस में मैक्सिमा या मिनिमा जो भी हमें मिलना हो अलग अलग पेयर के लिए, ए बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, वो हमें सरफेस पे ही मिलेगा। सो ये यूनिकनेस थ्योरम की हेल्प से और लॉपलॉस इक्वेशन की हेल्प से जस्टिफाई किया गया कि इस कैविटी के अंदर दो पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होना चाहिए और यह रूल इस कैविटी के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट पर वैलिड है। इसके बाद हमने यह जस्टिफाई किया कि इस कैविटी के रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होना चाहिए और फाइनली चूंकि ये रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री है और ये बल्क भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री है, तो हमने जस्टिफाई किया कि कंडक्टर के अंदर बनाई गई कैविटी की वॉल्स में किसी प्रकार का कोई चार्ज एक्युमुलेट नहीं हो सकता है। सो इस तरह से कंडक्टर से जुड़ी हुई सभी जानकारियां इस क्लिप में हमने तैयार की हैं। इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कई क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।